चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा जावा के ऊपर है। जावा क्या होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस बनाना सीखा था, ठीक है। लास्ट चैप्टर नंबर 10 जो था वो हमारा था, हमने क्या करा था, एक यूजर इंटरफेस बनाना सीखा था। ओके, जो लोग टाइम पे स्कूल नहीं आए थे उनको हो सकता है इनकम्प्लीट रहा, बाकी लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जावा प्रोग्रामिंग से अब देखो एक यूजर इंटरफेस तो हमने बना लिया, कैसा दिखेगी हमारी, पर जब भी हम किसी बटन को क्लिक करें तो कुछ काम हो, कुछ उससे एक्शन हो। वो कब होगा एक्शन, जब उसके लिए हम उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। तो उस प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक्स है जिनको हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो उन बेसिक्स को हम लोग देखेंगे, ओके। So what do you mean by Java? First and foremost thing, Java क्या है? Java से हम क्या समझते हैं? So Java एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं, जिसमें हम हमारे एप्लीकेशन को बना सकते हैं। जावा का यूज करके किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन, किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया जा सकता है। By using Java, we can write application, various application program for any type of operating system. Java जो है उसको क्यों बनाया गया है, तो उसका जो डिजाइन है वो इस प्रकार से है ताकि हम एक नई एप्लीकेशन बना सकें, उससे इंटरेक्ट कर सकें। ये डायनामिक है, मतलब हम उसमें चेंजेस कर सकें। एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके हम हमारे एप्लीकेशन को सिस्टम पे लगा सकते हैं, बना सकते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जावा की, तो जावा की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स में नाम आता है वो है गोरा। क्या है? गोरा, WORA, ठीक है। गोरा, गोरा का फुल फॉर्म है राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब एक बार अगर उस एप्लीकेशन की कोडिंग लिखेंगे फिर उसको आप कहीं पे भी चला सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चला सकते हैं, बस उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा इंस्टॉल्ड होना कंपल्सरी होता है। अगर वहां पे जावा इंस्टॉल्ड है तो हम उसको वहां पे चला सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। पर हम उसको टाइप कितनी बार, हर बार हम कोडिंग करने नहीं बैठेंगे, कोडिंग हम कितनी बार करेंगे, एक ही बार। सो राइट वंस रन एनीवेयर, गोरा, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लाइट वेट कोड। इसमें बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को बहुत इजीली डेवलप करा जा सकता है बहुत छोटे छोटे कोड्स के द्वारा। जब आप कोड्स लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे हम आगे 11th अभी हमारे चल रही है, 12th के एंड तक में आप छोटी मोटी एप्लीकेशंस अपने घर पे बैठे बैठे खुद से बना पाएंगे। जैसे कंप्यूटर में आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज करा, अपने मोबाइल में कैलकुलेटर यूज करा, वैसे कैलकुलेटर की एप्लीकेशन खुद से बना लोगे। ऐसी छोटी मोटी एप्लीकेशंस हम खुद से बना पाएंगे। और अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ में तो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन का नाम ले लो, किसी भी गेम का नाम ले लो, कोई भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आप खुद से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। जावा जो है, जावा के जितने भी प्रोग्राम चलते हैं काफी सेफ और सिक्योर रहते हैं, इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट है, इसमें बिल्ट इन ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और ये मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट करता है। जावा ग्राफिक फीचर्स के साथ में इक्विप्ड आता है जो कि ऑडियो, वीडियो या फिर ग्राफिक्स के लिए या फिर एनिमेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सबने अपने मोबाइल फोन्स में अलग अलग प्लेयर यूज करा होगा, जैसे कि MX प्लेयर, VLC प्लेयर, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर में भी ये सब आता है, VLC प्लेयर कंप्यूटर में भी आता है। पुराने टाइम में एक और ऐसे इक्विपमेंट्स आया करते थे। तो उन प्लेयर्स को, अगर उन प्लेयर और एप्लीकेशन को बनाना तो हम एप्लीकेशन को जावा का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये जो लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। भले ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपका अगर हार्डवेयर, कुछ भी हार्डवेयर हो, कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि जावा एप्लीकेशंस कैन रन ऑन फोन आल्सो एज वेल एज ऑन लैपटॉप आल्सो एज वेल एज ऑन कंप्यूटर्स आल्सो। इट डिपेंड्स आपने उसको किस हिसाब से बनाया है, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर लेगी, क्योंकि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ये क्यों होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट ओपन प्रोडक्ट, भाई जावा जो है वो ओपन प्रोडक्ट है, ओपन सोर्स लाइसेंसिंग हम लोगों ने पढ़ी है और मैं बता रहा हूँ करोड़। ओपन सोर्स लाइसेंसिंग का मतलब सिंपल सी बात होती है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जैसे हम बहुत सारे हम लोग एप्लीकेशन हमारे फोन में डाउनलोड करते हैं फ्री, हम उनको फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। कुछ एप्लीकेशन हमको पैसा देना पड़ता है, तो ये उन एप्लीकेशंस में से है जो कि हमारे पास में फ्रीली अवेलेबल है। ये ओपन सोर्स है, इसको हम बिल्कुल फ्रीली यूज कर सकते हैं, आपको जितना यूज करना हो जैसा यूज करना है। इवन इससे अगर आपको चीजें बना के मार्केट में अपने नाम से, अगर आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में बनाना है तो भी आप जावा का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट, जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात करें तो वही क्वेश्चन उठता है कि सर जावा ही क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? जावा में ऐसा क्या है जो मैं अगर आज एक विंडोज के कंप्यूटर में बैठ के बना रहा हूँ और एक मैक पे उसको रन करूंगा तो चल जाएगा? तो उसका रीजन ये है कि जब भी एक प्रोग्राम को यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, देखो हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब समझना, हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो हाई लेवल कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज बल्कि उससे भी नीचे बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 1 और 0। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आता है? 1 और 0। इसके अलावा तीसरी कोई सी चीज हमने आज तक देखी नहीं, पढ़ी नहीं, ठीक है। तो हमारी जो लेवल है, हमारा जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है, तो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हमको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि मशीन समझ सके, जो कि हमारे कंप्यूटर समझ सके। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक कंपाइलेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, कंपाइलिंग करनी पड़ेगी। जनरली जो मशीन कोड कन्वर्ट होता है वो हार्डवेयर और ऑपरेटर डिफरेंट में काम करता है। जैसे कि ये कंप्यूटर अलग है, दूसरा कंप्यूटर अलग है, मोबाइल में हमारा एंड्रॉइड चल रहा है, ये अलग है। अब मैं ये एंड्रॉइड अलग तरीके से समझेगा क्योंकि इसकी मशीन लैंग्वेज अलग है, वो कंप्यूटर अलग तरीके से समझेगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग हार्डवेयर है, और ऐसे कोई तीसरा हार्डवेयर होगा, अगर एप्पल का कोई सॉफ्टवेयर होगा तो वो अलग तरीके से समझेगा, क्योंकि ये तीनों जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो उनको समझने की जरूरत होगी, जो मशीन कोड रहेंगे वो उनके अलग अलग हो सकते हैं। जब इसमें क्या होता है कि जब विंडोज प्रोग्राम है वो यूनिक्स या लाइनक्स पे काम नहीं करते या फिर मैक पे काम नहीं करते, और ऐसे वैसा वर्सा, मैक के विंडोज पे काम नहीं करते या लाइनक्स के मैक पे और विंडोज पे काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, जब हम जावा में एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कर रहे हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे बाइट कोड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाइट कोड का। और बाइट कोड जो है कंप्यूटर सिस्टम से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल रहा हो कंप्यूटर सिस्टम, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। जावा जो है जब हाई लेवल मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो जावा क्या करता है, उससे बाइट कोड बनाता है ना, जो कि फिर जावा वर्चुअल मशीन द्वारा रन करा जाता है। किसके द्वारा रन करा जाता है? जावा वर्चुअल मशीन द्वारा। और उसको एक समझ लो, जैसे हमने एक जावा प्रोग्राम बनाया, हम लोगों ने एक जावा प्रोग्राम को बनाया, उस जावा प्रोग्राम से जैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसको चलाते हैं, तो वो काय में जाएगा? कंपाइलर में। कंपाइल क्या करेगा? उसको कंपाइल करने बताने का काम करेगा, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। पर यहाँ पे वो क्या करेगा कि बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा और हमको मिल जाएगा जावा का बाइट कोड प्रोग्राम। ये जावा का बाइट कोड प्रोग्राम हम किसको ले जाएंगे? जावा इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? जो समझ सके। इंटरप्रेटर मतलब जैसे इंटरप्रेटर हम लोग प्रोवाइड भी कराते हैं कि मुझे, मैं अगर हिंदी में बोल रहा हूँ, सपोज करो मैं बंगाली में बोल रहा हूँ, आप लोगों को बंगाली नहीं आती, पर इस रूम में एक बंदा ऐसा है जिसको बंगाली आती है, वो बंगाली से हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बता रहा है, तो वो इंटरप्रेटर का काम कर रहा है। ऐसे जावा का इंटरप्रेटर हर ओएस के लिए अलग होता है। वो क्या करता है कि जावा का बाइट कोड आया है, उसके पास कौन सा है? जावा का बाइट कोड, वो उसको समझ में आ रहा है, तो उसको वो बंगाली समझ में आ रही है, वो क्या करेगा? वो उसको, जैसे इस कंप्यूटर को हिंदी समझ में आ रही है तो हिंदी में समझाएगा, इसको इंग्लिश में समझ में आ रही है तो इंग्लिश में समझाएगा, इसको जो दूसरी लैंग्वेज में आ रही है उस लैंग्वेज में समझाएगा। तो ये जावा इंटरप्रेटर जो होता है ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग है ना, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना अपना काम करता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को वो चीजें समझाता है। तो अब क्या हुआ, आपने जो लैंग्वेज लिखी वो जावा ने समझ ली, जावा ने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा और अपने बंदे को बोला कि भैया तू इनको इनकी लैंग्वेज में समझा रहा। आगे बात समझ
अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस है जिसको हम पढ़ लेते हैं, जिनको हमको याद भी करनी चाहिए, ये दो मार्क्स में आती है। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा दैट मींस आईडी खोला था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसका फुल फॉर्म था, मैंने वहां भी पढ़ाया था तुमको। आईडी जो होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमको एक प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करने में काम में देता है, एक ऐसा टूल है जो हमको एक प्रोग्राम बनाने में, उसको एडिट करना, उसको कंपाइल करना, उसको समझना है, उसमें कुछ अगर खराबी है तो वो निकालना है, सब काम एक ही जगह एक ही सॉफ्टवेयर में कर पाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ये जो आईडीज होते हैं इनके कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, एक्लिप्स, नेटबीन्स और विजुअल बेसिक्स, जिसमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन सा है हमारे कोर्स में, नेटबीन्स है ना। नेक्स्ट नेटबीन्स जावा आईडीई, ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडीई है जो कि सपोर्ट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सपोर्ट के साथ में बना हुआ है, और इसमें एडवांस ग्राफिक यूजर इंटरफेस के लिए टूल्स अवेलेबल हैं जो कि किसी भी जावा आईडीई में होते हैं उस प्रकार से, है ना। जिस और सबसे ज्यादा इसमें ही है, बल्कि ऐसा बोला जाता है। नेटबीन्स जो है फ्री, मैंने आपको जब हमने नेटबीन्स इंस्टॉल करा था सिंपल वाला, नेटबीन्स की वेबसाइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, हर कोई यूज कर सकता है, किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बोलते हैं ओप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो मोस्टली ऑब्जेक्ट्स पे ओरिएंटेशन देता है। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक चेयर, एक कुछ भी चीज, आपके आसपास जितनी चीजें सब ऑब्जेक्ट है, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है ना। तो इसमें भी जो प्रोग्रामिंग होती है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं और ऑब्जेक्ट को बेसिस पे रख के करा जाता है। जैसे कि सपोज करो एक डॉग एक ऑब्जेक्ट है, डॉग उस ऑब्जेक्ट की फिर कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ चीजें हैं जो उसमें हर उस प्रकार के ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। हर जितने डॉग्स होंगे सब भूखेंगे, सबकी पूंछ होगी, सबका मुंह होगा, सबके दो कान होंगे, सबकी आंख होगी, है ना, सब ये है, सब डॉग फूड खाते होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है और इस हिसाब से हम काम करते हैं। तो इसी प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक सेल्फ कंटेंट एंटिटी है जिसको कुछ डाटा है उसके अंदर, वो बताता है कि किस प्रकार से रहेगा और वो उस डाटा को मैनिपुलेट करता है, चेंज करता रहता है। नेक्स्ट रैड मेथड। रैड मेथड जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो एक मेथड है उसको यूज करते हैं, उसका नाम है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड मतलब तेजी से, एप्लीकेशन मतलब जो हम बना रहे हैं वो, और डेवलपमेंट मतलब उसको बनाना। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है जिसको यूज करके हम दूसरे प्रोग्रामिंग टूल्स और विजार्ड का यूज करके कुछ प्री प्रोग्राम टूल्स या कंट्रोल्स का यूज करते हैं, जिनको हम सिंपल, जैसे हम लोगों ने जब यूजर इंटरफेस बनाया था, नेटबीन्स आईडी में यूजर इंटरफेस बनाया था, तो हमने क्या करा था, हमको जो चीज चाहिए थी हम वहां से उठाते और जहां हमको चाहिए थी वहां छोड़ देते, पिक एंड ड्रॉप मेथड यूज करते थे, यही करते थे। तो सिंपल जब हम इस प्रकार से काम करते थे, अब आपने जब ये काम करा, जब आपने किसी भी एक बटन को वहां से उठाया, उस बटन को लाके आपने अपने एप्लीकेशन पे रखा, तो उस बटन के पीछे की कोडिंग कि ये एक बटन है, ये बटन क्या करेगा वो नहीं, ये बटन है, ये बटन प्रेसेबल है, ये कौन बनाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा आईडी बना देता है। ये कोडिंग कौन कर देता है, मैंने हमारा आईडी कर देता है। तो इसको, इसी मेथड को बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथड। इसके कारण से हम कम टाइम में अपनी एप्लीकेशन को बना, क्यों, क्योंकि आपको इतनी सारी कोडिंग नहीं करना पड़ेगी, हर बटन को लिंक नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि यार वो बटन था, अच्छा मैंने ये बटन इसके लिए लिया था, फिर उस बटन की पहले वहां ढूंढो, बहुत सारी चीजें होती है, प्रॉपर्टीज होती है जिसको हमको पता करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टीज आप यहाँ को इजीली कंप्लीट कर लेते हो। नेक्स्ट क्लास। एक क्लास क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब हम यहाँ हमारी क्लास में बैठे हैं, हमारी क्लास क्या है ये बताओ, 11th कॉमर्स। यहाँ वही बच्चे बैठे हैं जो कि एक तो पहली बात 11th ग्रेड के हैं और सेकंड कॉमर्स सब्जेक्ट के, वही बच्चे यहाँ बैठे, उन्हीं की क्लास। सो ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो क्लास होती है वो क्या करती है, एक जैसा डाटा, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा को अगर हमने एक साथ करके एक जगह बिठा दिया तो वो उसकी क्लास बन जाती है।
जैसे मैंने क्या करा, इस पूरे स्कूल में से ऐसे बच्चे जो कि 11वीं कक्षा में थे और ऐसे और उन लोगों ने कॉमर्स ली थी, उन सबको उठाया और एक क्लास में बैठा दिया, एक रूम में बैठा दिया, तो वो क्लास बन गई। सिंपल। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट की बात की। सो ऑब्जेक्ट मैंने अभी तुमको बताया, ऑब्जेक्ट मतलब हमारे आसपास देख लो जितनी भी चीजें रखी सब एक ऑब्जेक्ट है ना। हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ उसके कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं उसके, है ना। कुछ स्टेट मतलब क्या? अब जैसे सपोज करो मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ हमारा ये तो यस एक ऑब्जेक्ट है जो इस समय उनकी स्टेट क्या है, बैठे हो। अगर वो खड़ा हो जाए तो खड़ा हुआ स्टेट है, अभी वो बैठा हुआ है, ठीक है। फिर उनका कुछ बिहेवियर है, कुछ बिहेवियर क्या है, तो वो इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से दिखते हैं, ये उनका फिजिक है, ये सब उनके बिहेवियर है ना। ये उनकी कुछ उनकी खासियत है, उनके कुछ उनके रूल्स है, उनके रेगुलेशन है जिनके हिसाब से वो दिखते हैं। अगर मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँ तो समझ में आ जाएगा कि यस, अगर मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो खड़ा है, स्टैंडिंग है, तो उसकी क्या हो गई, हमारी स्टेट हो गई। इसमें बहुत सारे स्टेट होते हैं, ऑन है, ऑफ है, नाच रहा है, गा रहा है, इसको कर रहा है ना, उसके स्टेट हो गई। बिहेवियर तो एक ऑब्जेक्ट है, नाक बहुत लंबी है, कान बहुत बड़े बड़े हैं, दो दांत बाहर है, बाकी के दांत अंदर है, एक छोटी सी पूंछ है, बहुत बड़ा सा दिखता है, क्या है, क्या है, हाथी। ये सही बात है, आपकी बात सही। ठीक है। सो द थिंग इज, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें, अगर मैं तुमको ऐसे एक डेफिनेशन के लिए देखो, एक डेफिनेशन वाला ही तुमको समझना है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि एक और ऑब्जेक्ट है, उड़ सकता है, उड़ता है, ठीक है, दो पंख है उसके, दो दांत है ऐसे बड़े बड़े नुकीले नुकीले, ठीक है, दो छोटे कान है, उल्टा सो जाता है, ये देखो फट सब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ल्ड में। ऐसे प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट होता है और हर ऑब्जेक्ट के कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं और उनके अंदर कुछ कोड्स लिखे होते हैं जिनका यूज करके हम डाटा को चेंज कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं एक हाथी को कुछ खिलाऊंगा, हाँ ये हाँ हाथी का जो बात वो है कि हम एक डाटा दे रहे हैं, तो डाटा वो ऑब्जेक्ट हमको कुछ और निकाल के दे रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस डाटा को कुछ और मैनिपुलेट करके हर बंदा अलग अलग प्रकार से मैनिपुलेट करेगा। सिंपल। देखो हंसी मजाक के लिए मैं ऐसे उल्टे सीधे देता हूं, हां कोई बात नहीं सर, बहुत शानदार सॉल्यूशन है, ये एग्जांपल देते हो। हां जरूरी, लास्ट में लगातार बोलेगा। नेक्स्ट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है? तो सोर्स कोड हमारे प्रोग्राम का कोर प्रोग्राम है, जहाँ पे हम लोग किसी भी लैंग्वेज में हमारी कोडिंग लिखी हुई, कोड लिखा होता है, इसलिए हम उसको कोडिंग बोलते हैं, क्योंकि हम ये सोर्स कोड लिखते हैं, है ना। तो ये कोड जो है वो टेक्स्ट या वो प्रोग्राम है जो हमने किसी लैंग्वेज में लिखा, जैसे कि C++ या जावा। हम जावा सीख रहे हैं, इससे पहले मदर लैंग्वेज है C और C++, है ना। C सबसे पहली लैंग्वेज आई थी, उसके C++, और ये एक तरीके से जावा भी मदर लैंग्वेज लग चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस इसके ऊपर आ चुकी है। नेक्स्ट GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से हम क्या समझते हैं? सिंपल सी बात है, मैंने तुमको पहले ही बताया था, ये बेस है हमारे प्रोग्राम का, जिसको हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक यूजर जो उस प्रोग्राम को यूज कर रहा है उसको बोलेंगे यूजर, ठीक है। वो उस प्रोग्राम को यूज कर रहा है, उससे इंटरेक्ट कर रहा है और वो उसको दिख रहा है, तो फेस इंटरेक्ट कर रहा है इसलिए इंटर, और एक यूजर है और वो ग्राफिकल फॉर्मेट में है, इसलिए उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, सपोज करो, चलो अभी आज की तारीख में मैं एक बात, सिंपल सी बात, फोन सब यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन हर एक के पास, ठीक है, हर किसी ने यूज कर रहा है। कोई भी अगर एप्लीकेशन हमको खोलनी होती है या कोई भी फाइल हमको खोलनी होती है, हम क्या करते हैं? टच ऑन इट, बस उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है,
यही था ना वो फाइल का, क्योंकि एक ग्राफिकल फॉर्मेट में वहाँ पे एक आइकन दिया हुआ, उस आइकन से जब हम क्लिक करते हैं तो वो फाइल हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब पुराने जमाने की बात करते हैं जब ये कंप्यूटर्स के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम नहीं करते थे, जब डॉक पे काम करा जाता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस हुआ करता था। डॉस में क्या होता था पता है, पूरी स्क्रीन ब्लैंक आती थी और बस एक कर्सर लिखा हुआ और माउस का कुछ काम ही नहीं हो रहा था, सिर्फ कीबोर्ड हुआ करता था। अब अगर मेरे को सपोज करो कि एक फाइल है arvind.txt, उसको खोलना है, ओपन करना है, तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ता है open ओपन स्पेस दिस उसका नाम और फिर एंटर दबाता तो वो खुल जाती है। अब ये तो सिर्फ ओपन करने की बात थी, एक छोटी सी मैंने सिंपल। हम कितने प्रकार के काम करते हैं हमारे मोबाइल में, उतने प्रकार के काम के लिए अगर सपोज करो हर काम के लिए आपको एक अलग लाइन में बता दूं जो तुमको याद रखनी होगी तो कितना डिफिकल्ट है। कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, है ना, आपको कुछ चीज सेंड करने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए, हर चीज के लिए अगर हमको अलग अलग लाइन ऑफ कोड देते जाता जो हमको याद रखना होगा तो कितना डिफिकल्ट होगा। तो उसको इजी बनाने के लिए आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके यूजर जो है कम टाइम में बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत अच्छे से उसको रिमेंबर रह सकता है। नेक्स्ट है मेथड्स। मेथड क्या है? एक मेथड बेसिकली एक बिहेवियर है। एक सपोज करो जैसे कि एक वर्ड, अब अगर उस वर्ड की मेरे को एक मेथड बनानी है तो क्या हो सकता है? फ्लाइंग इज अ बिहेवियर ऑफ दैट वर्ड। तो वो एक बिहेवियर है और एक क्लास में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक वर्ड के अंदर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। इट कैन फ्लाई, इट कैन रन, है ना, उड़ भी सकती है, दौड़ भी सकती है, बैठ भी सकती है, उछल भी सकती है, कूद भी सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है। सो थिंग इज एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड वो चीज है जहाँ पे लॉजिक लिखा जाता है, ठीक है, लॉजिक लिखा जाता है वहाँ पे, हाँ, जिसका यूज करते हुए डाटा को चेंज करा जाता है या फिर कोई एक काम को कराया जाता है। नेक्स्ट इज इंस्टेंस वेरिएबल्स। हर ऑब्जेक्ट हमारे डाटा, हमारे जब जावा में हर ऑब्जेक्ट जो है उसका कुछ एक इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं जो कि उसके लिए यूनिक होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होते हैं। एक ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो इन इंस्टेंस वेरिएबल के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है तो इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट कंपाइलर में होता है, तो मैंने पहले बोला था कंपाइलर में होता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये जो है पूरे सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड में एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। अगली चीज है हमारी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर होता है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है। एक बार में एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, इस प्रकार से काम करता है। वही कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को उठाता है, पकड़ता है, चेंज करके नया बनाता है। आगे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं क्लास का। तो ये क्लास है, ये क्लास है जिसको मैंने जावा में लिखा है। जब भी हम जावा में किसी भी क्लास को लिखते हैं तो आगे आपको बताना पड़ता है कि ये क्लास है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बुद्धू है, इसको अगर मैं बोलूंगा नहीं तो वो समझेगा नहीं, है ना। तो सही में कंप्यूटर बुद्धू होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है जब तक आप बताओ आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर दे देता है, कह रहे ये क्या है। तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये क्लास है, कैसी क्लास है, तो बोले इस क्लास का नाम रेक्टेंगल है। फिर हमने इसको ओपन करा, फिर हमने बताया कि देखो इसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। कौन-कौन से इंस्टेंस वेरिएबल है? विड्थ और ब्रेड्थ, और यही डिसाइड करेंगे कितना लंबा है कितना चौड़ा है। मैंने बताया था कि इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज ही उसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं, तो इनकी वैल्यूज ही डिफाइन करेंगे कि रेक्टेंगल कितना बड़ा है ना। नेक्स्ट इसकी दो मेथड हो सकते हैं। अभी इसके साथ में और क्या निकाल सकता हूं, एक रेक्टेंगल के साथ में दो चीज निकाल सकता हूं, या तो उसका एरिया निकाल लो या पेरीमीटर निकाल लो। तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक और इंस्टेंस वेरिएबल लिया एरिया, जिसका है विड्थ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और दूसरा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला यही होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सिंपल खत्म। ये क्लास की डेफिनेशन बोलते हैं इसको। जहां लिखा है क्लास रेक्टेंगल, ये होगी हमारी क्लास की डेफिनेशन, और ये होगी हमारी क्लास की बॉडी, ठीक है। और ये जो दो चीजें हैं, ये है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये हमारे मेथड डेफिनेशन,
और ये हमारी मेथड की बॉडी है और इस पूरी चीज को बोला जाएगा मेथड और इस सब को बोला जाएगा ऑब्जेक्ट्स। इनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स। आगे बात समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लो इसको, बहुत ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि ये तुमको पूरी चीज समझा देगा और हमारे आगे का जो वो है प्रैक्टिकल जो वो यहीं पे आएंगे हम सारे। अब हम प्रोग्रामिंग करना चालू करेंगे छोटी छोटी, जैसे प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड, जैसे प्रोग्राम बनाएंगे आप अपना नाम टाइप करके इंटर दबाओगे तो कंप्यूटर आपको बोलेगा हेलो और आपका नाम, ठीक है? तो इस प्रकार से कौन सा बनाएंगे? ये क्लास को जब भी हमको बनाना होता है तो एक क्लास है, ये क्लास को डिफाइन क्या करते हैं, इसको बोलते हैं क्लास डेफिनेशन और इसके अंदर जो भी लिखते हैं उसको हम बोलते हैं क्लास की बॉडी। ये जो है हमारे दो, ये इनको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल्स। नेक्स्ट है ये हमारे है मेथड डेफिनेशन, यहाँ पे हमने मेथड को डिफाइन करा है क्योंकि तो किसी भी अगर मैं जब भी बोलूँ एक मेथड इस नाम को डिफाइन करो तो उस मेथड को डिफाइन करने में सिंपल सी बात है, उसका नाम लिखना है मेथड का और आगे दो स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए, इसका मतलब वो मेथड डिफाइन हो गई। ये है हमारी मेथड की बॉडी और इस मेथड की बॉडी और इस मेथड की डेफिनेशन को मिला दो तो ये हमारी बन जाती है मेथड। और ये जो इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। सिंपल। अब जो मैंने अभी 169 बोला टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग कंपोनेंट्स, तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग कंपोनेंट्स में अब कुछ डेफिनेशंस वहां पे लिखी हुई है। अगर तुमको वो डेफिनेशन सही नहीं लग रहा कुछ उसमें दिक्कत हो तो यहाँ से ये कुछ डेफिनेशन तो उतार ही लोगे। ये चैप्टर 10 में